नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से करेंगे। कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि बिजली संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में कोयले का पर्याप्त भंडार। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के लिए इसके भंडारण की सीमा तय की। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 95 करोड़ से अधिक टीके अब तक लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98% के करीब पहुंची। मध्य रूस में एक हवाई दुर्घटना में 16 लोगों की मौत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बड़े वैश्विक खेल आयोजनों से हटने का निर्णय लेने से पहले खेल परिसंघों को सरकार से परामर्श करना चाहिए। और दुबई में आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ वर्चुअली करेंगे। श्री मोदी अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संगठन है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का सामूहिक प्रतिनिधि होगा। ये नीतिगत परामर्श देगा और सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को आपस में जोड़ेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप देश को आत्मनिर्भर, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनाने में सहयोग देगा। इस संघ में अंतरिक्ष और उपग्रह क्षेत्र की शीर्ष वैश्विक और घरेलू कंपनियां शामिल हैं। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज देश में कोयला उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। एक फेसबुक पोस्ट में श्री जोशी ने आश्वासन दिया कि बिजली आपूर्ति में व्यवधान का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के पास 24 दिन का 4 करोड़ 30 लाख टन कोयले का पर्याप्त भंडार है। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला रोलिंग स्टॉक दैनिक आपूर्ति के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में कोयले की खेप बढ़ने से कोयला भंडार बढ़ जाएगा। श्री जोशी ने आश्वस्त किया कि सरकार के पास कोयले का पर्याप्त भंडार है और लोगों को इस संबंध में भ्रम से बचना चाहिए। कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि बिजली संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में कोयले का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की कोई भी आशंका पूरी तरह निराधार है। कोयला कंपनियों से भरपूर आपूर्ति के कारण इस वर्ष कोयला आधारित घरेलू बिजली उत्पादन लगभग 24% बढ़ा है। विद्युत संयंत्रों में कोयले की दैनिक औसत आवश्यकता लगभग 18.5 लाख टन है, जबकि दैनिक आपूर्ति लगभग 17.5 लाख टन प्रतिदिन रही है। मंत्रालय ने बताया कि मानसून की अवधि बढ़ जाने के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि बिजली संयंत्रों में कोयले की प्रतिपूर्ति कोयला कंपनियों से की जाने वाली दैनिक आपूर्ति से होती रहती है और संयंत्रों में कोयला भंडार खत्म हो जाने की कोई भी आशंका भ्रामक है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि कोल फील्ड क्षेत्रों में भारी वर्षा के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड ने इस वर्ष बिजली सेक्टर को 255 मीट्रिक टन से अधिक कोयले की आपूर्ति की है। अन्य स्रोतों से कुल कोयला आपूर्ति में से बिजली सेक्टर को मौजूदा आपूर्ति 14 लाख टन प्रतिदिन से अधिक है और वर्षा कम होने के साथ आपूर्ति बढ़कर 15 लाख टन प्रतिदिन हो जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड इस महीने के अंत तक आपूर्ति बढ़ाकर 16 लाख टन प्रतिदिन से अधिक कर देगा। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और अकारण भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय और बिजली वितरण कंपनियों की एक बैठक की अध्यक्षता के बाद कहा कि दिल्ली को भी जरूरत के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जा रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय बिजली घरों को रोजाना की जा रही कोयले और गैस की आपूर्ति पर निगाह रखे हुए है। केंद्र ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा तय कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अगले वर्ष 31 मार्च तक खाद्य तेलों और तिलहनों का स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की है। मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से देश भर के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ऐसी बहुआयामी नीति बनाई गई है जिससे खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण में रहें। इसके अंतर्गत आयात शुल्क व्यवस्था तर्कसंगत बनाई गई है और सभी हितधारियों को स्टॉक की जानकारी स्वयं घोषित करने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया जा चुका है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 95 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत 100 करोड़ टीके लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा सफल टीकाकरण अभियान जोरों पर है। श्री मंडाविया ने लोगों से अधिक टीकाकरण कराने तथा मित्रों और परिवारजनों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। इस बीच कल 66,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 18,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस समय 2,30,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.99% हो गई है। कल 23,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत प्रथम के आधार पर काम करते हैं। संसद टीवी से भेंट में श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी लोकतंत्र में सबसे अधिक विश्वास करते हैं। उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए। हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है। हमारा युवा धन पश्चिम और अमेरिका की ओर न जाता अगर ये फैसले सालों पहले हो गए होते तो, जो आज हो रहे। मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, मगर वो इसलिए नहीं डरते हैं कि सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है, जो चलता है उसको चलने देना, आराम की जीवन जीना भी लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट। ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं। प्रधानमंत्री के साथ लंबे समय से काम करने के अनुभवों को साझा करते हुए अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी धैर्यपूर्वक सभी को सुनते हैं और उनकी राय का महत्व समझने के बाद ही कोई निर्णय करते हैं। श्री शाह ने कहा कि राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोग सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को पहली राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ करेंगे। गति शक्ति योजना की घोषणा इस वर्ष श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। ये योजना 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाएगी। योजना 7 मुख्य ढांचागत क्षेत्रों समेत 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाने का काम करेगी। गति शक्ति मंच बेहतर समन्वय के लिए तत्काल सूचना प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट। देश के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास को एक नई दिशा और एक नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और यह देश के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान होगा जो नए बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा। यह योजना 100 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की होगी, जो देश के स्थानीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद करेगा। गति शक्ति से मेड इन इंडिया उत्पाद को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। इसके जरिए देश के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने की भी योजना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
चीन स्थित मोल्दो में आज भारत और चीन के बीच बातचीत का 13वां दौर चल रहा है। सीमा पर स्थिति बेहतर बनाने के लिए भारतीय सेना और चीन की सेना के अधिकारी वार्ता कर रहे हैं। भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कर रहे हैं, जबकि चीन की ओर से पश्चिमी थिएटर कमान के जनरल वांग हाईचियांग वार्ता में भाग ले रहे हैं। बातचीत के इस दौर में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग इलाकों में शांति और सामान्य स्थिति की बहाली पर विशेष ध्यान देना है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कल 3 दिन की न्यूयॉर्क की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मुरलीधरन शांति स्थापना और सतत शांति के विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उच्च स्तरीय विचार विमर्श में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। केन्या ने ये बैठक बुलाई है, जो अक्टूबर माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। बैठक केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता की अध्यक्षता में होगी। विश्व में संघर्षों की रोकथाम और समाधान तथा विविधता के प्रभावी प्रबंधन और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के उपायों पर प्रमुखता से विचार होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से करेंगे। कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि बिजली संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में कोयले का पर्याप्त भंडार। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के लिए इसके भंडारण की सीमा तय की। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 95 करोड़ से अधिक टीके अब तक लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98% के करीब पहुंची। मध्य रूस में एक हवाई दुर्घटना में 16 लोगों की मौत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बड़े वैश्विक खेल आयोजनों से हटने का निर्णय लेने से पहले खेल परिसंघों को सरकार से परामर्श करना चाहिए। दुबई में IPL क्रिकेट के पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने आज दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में कोकरनाग की ट्राउट मत्स्य कृषि परियोजना का दौरा किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में उपलब्ध पालन पोषण इकाइयों, मशीनरी तथा अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और मत्स्य पालन करने वाले किसानों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY ट्राउट इकाई आवंटित किए तथा मछुआरों को उत्कृष्टता के प्रमाण पत्र वितरित किए। डॉक्टर मुरुगन ने शोपियां जिले में जावुरा स्थित भेड़ पालन फार्म का उद्घाटन किया तथा वहां के सेब बागानों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को आगे आना चाहिए और अपनी आय को बढ़ाने के लिए केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने आज एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF पर बिक्री कर 1% तक घटाने का निर्णय लिया। ये फैसला हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के लिए हवाई यातायात को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कई पहलों का हिस्सा है। रेलवे ने पहली बार दक्षिण मध्य रेल मार्ग पर 2 लंबी मालगाड़ियां त्रिशूल और गरुड़ सफलतापूर्वक चलाई हैं। ये मालगाड़ियां सामान्य मालगाड़ियों से 2 गुनी या और भी ज्यादा लंबी हैं तथा इनसे महत्वपूर्ण रेलखंडों पर क्षमता से जुड़ी समस्या हल हो जाएगी। रेल मंत्रालय के अनुसार त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी मालगाड़ी है, जिसमें 177 डिब्बे लगाए गए हैं। इस रेलगाड़ी की शुरुआत 7 अक्टूबर को विजयवाड़ा मंडल के कोंडापल्ली स्टेशन से ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा मंडल के बीच की गई थी।
फिर दक्षिण मध्य रेलवे ने 8 अक्टूबर को इसी तरह की गरुड़ मालगाड़ी शुरू की। गुजरात में कोविड महामारी के बीच नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए गरबा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 महामारी के चलते अनेक नियंत्रणों के बावजूद गुजरात के युवाओं में गरबा खेलने का उत्साह काफी ज्यादा दिख रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट बड़े व्यावसायिक गरबा आयोजनों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने व्यावसायिक गरबा आयोजनों को मंजूरी नहीं दी है। इसलिए इस वर्ष गरबा का आयोजन रिहायशी कॉलोनी और गलियों में किया जा रहा है, जिसमें भी खेलने वालों की अधिकतम सीमा 400 निर्धारित की गई है। इस बार गरबा खेलने के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र गरबा पास का कार्य कर रहा है। कल से राज्य में शनिवार और रविवार की छुट्टी की वजह से गरबा खेलने वाले युवाओं की संख्या काफी ज्यादा दिख रही है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। असम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मणन एस ने लोगों से सभी आवश्यक कोविड मानकों के साथ आगामी दुर्गा पूजा सहित अन्य त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। आकाशवाणी के एक टॉक शो कार्यक्रम में डॉक्टर लक्ष्मणन ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग कोविड संक्रमण से प्रभावित हुए बिना त्योहार मना सकें। उन्होंने कहा कि त्योहारों के आयोजन में शामिल समिति के सभी सदस्यों और लोगों को कार्यक्रम आयोजन से पूर्व कोविड रोधी टीका लगवाना होगा। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से हर वर्ष 10 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों का विशेष महत्व है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बेंगलुरु में आज निमहंस में आयोजित विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के समारोह में बोलते हुए श्री मांडविया ने ये बात कही। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का कहना है कि निमहंस जैसी संस्थाओं को समाज और सरकार के बीच के पुल के तौर पर काम करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नियम बनाने में निमहंस के योगदान का महत्व उन्होंने समझाया। मंत्री ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में हीन भावना है, जिसके निवारण के लिए काम करना आवश्यक है। इस संदर्भ पर बात करते हुए राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने जानकारी दी कि कोविड संक्रमण के समय निमहंस द्वारा 24 लाख लोगों को काउंसलिंग सुविधा प्रदान की गई थी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस संघर्ष की एक झलक। 10 अक्टूबर स्वतंत्रता सेनानी बदरुद्दीन तैयबजी की जयंती है। उनका जन्म 1844 में आज ही के दिन बम्बई में हुआ था। तैयबजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। वो कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल 1887 से 1888 तक रहा। तैयब जी की शिक्षा यूरोप में हुई। वो दिसंबर 1867 में भारत लौट आए और बम्बई उच्च न्यायालय में पहले भारतीय बैरिस्टर बने। उस समय अदालतों में कोई भी भारतीय जज या वकील नहीं होता था। बम्बई उच्च न्यायालय के जज के रूप में वो साहस और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसका प्रमाण 1897 में राजद्रोह के मुकदमे में बाल गंगाधर तिलक को मिली जमानत थी। जबकि इसके पहले के जजों ने तिलक की जमानत याचिका 3 बार खारिज कर दी थी। उनकी वकालत का लोहा गांधी जी भी मानते थे। एक बार उन्होंने स्वीकार किया था कि उनमें फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी जैसे वकीलों के गुण नहीं हैं। तैयब जी को तो कई कानून जबानी याद थे। 1902 में बदरुद्दीन तैयब जी बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। कहा जाता है कि तैयब जी ने तिरंगे के डिजाइन में भी भूमिका निभाई थी। इतिहासकार ट्रेवर रॉयल ने अपनी पुस्तक द लास्ट डेज ऑफ राज में लिखा है,
मूल रूप से तिरंगे में उस चरखे का चित्र लगाया जाना था जिसका गांधी जी उपयोग करते थे, लेकिन वो पार्टी का चिन्ह था। तैयब जी ने सोचा कि इससे गलत संकेत जा सकता है। बहुत सोच विचार के बाद गांधी जी उसकी जगह अशोक चक्र अपनाने पर सहमत हुए, क्योंकि उनकी नजर में सम्राट अशोक का हिंदू और मुसलमान दोनों ही सम्मान करते थे। इसके बाद एक रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार पर जो ध्वज लगाया गया, उसे तैयब जी की पत्नी सुरैया ने विशेष रूप से बनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान उसी ध्वज को अनुमोदित, स्वीकृत और आत्मसात किया गया तथा 15 अगस्त 1947 को वो भारत का आधिकारिक झंडा बन गया। भारत के इस महान सेनानी, राष्ट्र ध्वज के डिजाइनर और कानून के ज्ञाता का निधन 26 अगस्त 1906 को लंदन में हृदय गति रुकने से हुआ था। क्या आप जानते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने असम के स्वाधीनता सेनानी कुशल कुंवर को फांसी क्यों दी? उन पर असम में ब्रिटिश सैनिकों को ले जा रही ट्रेन को पटरी से उतारने के आरोप लगाए गए थे। 10 अक्टूबर 1942 की रात 1:52 पर जब ट्रेन पटरी से उतरी तो वो गोलाघाट जिले में सरूपाथर रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। गवाहों के अनुसार इस दुर्घटना में करीब 1000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस और सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद इलाके में जबरदस्त अत्याचार और गिरफ्तारियों का दौर चला। इस दुर्घटना के सिलसिले में अनेक स्वाधीनता सेनानियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। उस दौरान कुशल कुंवर को लोगों ने भूमिगत होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कुंवर गोलाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेता थे। इसलिए उन्हें भी फंसा दिया गया और 43 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। विचाराधीन कैदी के रूप में उन्हें जोरहाट जेल में 120 दिन रखा गया। इसके अलावा उन्हें 100 दिन एकांत कोठरी में कैद रखा गया। इसके बाद उन्हें 15 जून 1943 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। अड़तीस वर्ष के स्वाधीनता सेनानी का जीवन अन्यायपूर्ण ढंग से बीता, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। 2016 में असम सरकार ने सरूपाथर के निकट बलिजान में इस शहीद के घर को संरक्षित करने का फैसला किया। आज की कड़ी में बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। नए समाचारों के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सक्षम हैं। आज इम्फाल में भाजपा मणिपुर प्रदेश कार्यालय के भवन के उद्घाटन समारोह में श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों और महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। श्री मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। कोविड टीकाकरण अभियान विश्व का सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक है
और ये कुछ ही दिनों में 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। अपनी पार्टी के बारे में श्री नड्डा ने कहा कि देश के नागरिकों का भाजपा में विश्वास है और पार्टी हमेशा अखंडता, विकास और नवाचार के लिए काम करती है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों से हटने का निर्णय लेने से पहले खेल परिसंघों को सरकार से परामर्श करना चाहिए। बर्मिंघम में 2022 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से हॉकी इंडिया द्वारा नाम वापस लिए जाने के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। किसी भी एसोसिएशन फेडरेशन को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और सरकार से चर्चा करनी चाहिए, डिपार्टमेंट से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि केवल एक फेडरेशन की टीम नहीं जा रही, देश की टीम जा रही है। 130 करोड़ के देश में मात्र 18 खिलाड़ी नहीं है जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक अवसर होता है दुनिया भर की ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, और मेरा मानना है कि उनको एंगेज करना चाहिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ, मंत्रालय के साथ, और निर्णय सरकार को करना है। खेल मंत्री ने आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग 2021-22 का शुभारंभ किया। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक खेलों से भारत में पुरुष और महिला हॉकी को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। भारतीय निशानेबाज अनीश भानवाला, आदर्श सिंह और विजय वीर सिद्धू ने विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप के आखिरी दिन पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत 13 स्वर्ण, 11 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ 30 पदक लेकर तालिका में शीर्ष पर रहा। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में पहले क्वालीफायर मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 2 विकेट पर 77 रन बना लिए थे। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विजेता टीम सीधा फाइनल मुकाबला खेलेगी, जबकि हारने वाली टीम दूसरे क्वालीफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले की विजेता से खेलेगी। एलिमिनेटर मुकाबला कल शाम 7:30 बजे शारजाह में खेला जाएगा। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे T20 मैच में 14 रन से हरा दिया है। 150 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 135 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया ने इस श्रृंखला को 2-0 से अपने नाम किया। मध्य रूस में आज एक विमान दुर्घटना में 16 पैराशूटर मारे गए। रूस के आपात मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि L410 विमान तातारस्तान गणराज्य के ऊपर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 22 लोग सवार थे। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। मुंबई में शाम या रात को गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं और 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में कोहरा छाए रहने का अनुमान है और इम्फाल, शिलांग, आइजोल और आगरतला में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। कोहिमा और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। मनोज, आकाशवाणी समाचार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से करेंगे। कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि बिजली संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में कोयले का पर्याप्त भंडार। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, देश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के लिए इसके भंडारण की सीमा तय की। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 95 करोड़ से अधिक टीके अब तक लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98% के करीब पहुंची। मध्य रूस में एक हवाई दुर्घटना में 16 लोगों की मौत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बड़े वैश्विक खेल आयोजनों से हटने का निर्णय लेने से पहले खेल परिसंघों को सरकार से परामर्श करना चाहिए। और दुबई में आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।